अच्छा, तो हमारे पास स्टूडेंट जो सेक्शन सी है कह रहा है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन हमने करने हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 3 4 5 6 यानी इसमें है, जिसमें 24 मार्क्स का है। इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि इन द फिगर ओ is the center of the circle of radius 26 centimeter. The length of the minor arc AQB is 52. Show that angle AOB is approximately 114.6 degree and B में कह रहा है कि find the area of the major arc that is OAPP. आसान अल्फाज में बताता हूँ। एक उसने हमें सर्कल दे दिया, उसने दो सेक्टर बनाए, एक ये माइनर सेक्टर है और ये क्या है, मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो माइनर और मेजर ये दो सेक्टर उसने हमें दे दिए। एक तो हमें रेडियस दे रहा है ओ से बी जो है 26 सेंटीमीटर, डेफिनेटली ओ से ए भी 26 होगा। लेंथ है ना माइनर आर्क की, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 52 सेंटीमीटर दे रहा है। अब जो चीजें गिवन थी वो हमने लिख दी कि हमें गिवन में ये एक लेंथ ऑफ माइनर आर्क AQB is equal to 52 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। जो रेडियस है दैट इज 26 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने क्या करना है कि एंगल AOB अप्रोक्सीमेटली 114.6 AOB यानी इस एंगल की बात कर रहा है कि यहां से यहां तक 114.6 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए ये एंगल। और दूसरा कह रहा है कि मेजर आर्क जो है ना, एरिया ऑफ मेजर आर्क AOB यानी हमने ये जो है ना AOBP यानी ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास OA, अच्छा O से A से P से B, यानी यहाँ से इधर से यूं होकर, तो ये वाला जो है एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमने जो पहली फाइंडिंग है एंगल फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। यानी लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है x डिग्री यानी एंगल डिवाइड बाय 362 पाई r होता है। अब ये एंगल तो क्योंकि हमने फाइंड करना है, लेंथ उसने हमें खुद दे दी है, लेंथ उसने हमें कितनी दे दी है 52, तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है 52। x डिग्री आपने ऐसे ही लिख देना है, 360 आपने ऐसे ही लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की जगह आपने पुट कर देना है 3.142 और r डेफिनेटली हमें गिवन है दैट इज 26, तो आपने पुट कर देना है 26। अब हमारे पास ये आ जाएगा जी 52 इज इक्वल टू, हमने करना ये कि अब आपने गौर से चीज समझनी है कि हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 2 ये x ओवर 360 ऐसे ही लिख देते हैं। इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 26, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 163.384 किसको, 2 को मल्टीप्लाई कराया 3.142 से और फिर 26 से। अब हमने क्या करना है 163.84 को डिवाइड कराना है किस पे, 360 पे। जब इसको हम डिवाइड कराते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 0.4538 0.4538। अच्छा, एक और चीज, ये जो x है ना, इसकी जगह जो चीज आपने फाइंड करनी है ना, x क्योंकि एंगल की बात करते हैं तो यही आपने एंगल लिख देना है, एंगल AOB लिख दें चले, ताकि आपको एंगल AOB, तो यूं हमारे पास क्या आ जाएगा जी 52 इज इक्वल टू एंगल AOB आ गया। अब ये जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4538, ये इसके नीचे आके इधर क्या करा दें, डिवाइड करा दें। तो यूं हमारे पास 52 डिवाइडेड बाय 0.438 इज इक्वल टू एंगल AOB। तो मैं एंगल AOB को इस तरफ लिख लेता हूं और इन दोनों को डिवाइड करता हूं। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 114.5879। तो यूं हमारे पास जो पहला रिजल्ट है वो आ गया है। तो उसने कहा था कि भाई दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉट 100%, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 114.5 के बाद 8 है ना, इसलिए इस 5 को हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो पहली फाइंडिंग हमारे पास आ गई है। नंबर बी सोल्यूशन अब हमने किसका निकालना है, पार्ट बी का। पार्ट बी में उसने क्या कहा था, एरिया ऑफ मेजर आर्क। तो अब आपने लिखना है थी एरिया ऑफ मेजर आर्क। देखो एरिया ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है ना, x ओवर 360 2 पाई आर की जगह आप क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर आ जाता है। ये देखिए इधर 2 पाई आर होता है तो इधर पाई आर स्क्वायर आ जाता है। तो अब हमारे पास क्या है कि जी वैल्यू हम पुट कर देते हैं जी। अच्छा, इससे पहले हमने एक और चीज देखनी है। देखिए यहाँ पे जो एंगल आएगा ना, वो एंगल कौन सा आएगा, ये थोड़ी सी आपने समझना है। ये x डिग्री एंगल है ना, एंगल कौन सा बनेगा, AO, ये कहना कौन सा बनेगा,
ए से लेकर यानी कि आप ओ और ओ से बी की तरफ जाएं तो ये बाहर वाला एंगल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा होगा, REFLX, रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। तो अब आपने क्या निकालना है जी, REF रिफ्लेक्स एंगल जो आपने निकालना है ना, वो क्या करना है कि टोटल हमारे पास होता है जी ये 360 डिग्री होता है, यानी ये पूरा कंप्लीट जो होता है ना ये 360 होता है। उसमें से ये नीचे वाला पार्ट हमें पता है 114.6 डिग्री हम माइनस कर देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल AOB, अच्छा चले हम नीचे लिख लेते हैं, बाद में 245.4 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है किसकी बात हो रही है, एंगल AOB, यानी AOB ये रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 245.4 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वो एंगल पुट करना है। तो एरिया ऑफ जो मेजर आर्क आ जाएगा वो क्या आएगा, फार्मूला जो है चले मैं लिख लेता हूँ, एंगल AOB 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब आए जी, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एंगल क्या है 245.4 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय, देखें पाई की वैल्यू 3.142, आर हमने निकाला था रेडियस, उसने बल्कि खुद दे दिया, दैट इज 26। तो देखिए 26 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने करना चाहिए कि ये जितनी वैल्यू है ना, कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाई कराना है, 245.4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। तो ये मैंने किया हुआ मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ जाता है 521, देखो 52 12271 डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो अब देखिए ये वैल्यू आई किस तरह, ये सारी वैल्यू ये इस तरह आई कि 245.4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3.142 से, फिर मल्टीप्लाई किया 26 से, फिर मल्टीप्लाई किया 26 से, यानी 26 का क्योंकि स्क्वायर है ना तो मैंने 26 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये चीज आ गई। उसको अब 360 पे मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास पहले लिख देता हूं AR, एरिया ऑफ MA, मेजर आर्क की उसने बात की थी, मेजर आर्क दैट इज OAPB किसकी इक्वल आ रहा है जी, 144.85 आ रहा है। अच्छा इसको हम लिख देंगे जी फाइनल आंसर, एरिया फाइनल रिजल्ट, आपने हेडिंग दे दी है कि फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास है एरिया ऑफ मेजर आर्क, और कौन सी आर्क की बात हो रही है, OAPB, यानी ये वाला, ये सारा जो पार्ट है इसका हम लिख देंगे 1450, ठीक है। 14 हमारे पास 50 यूनिट क्या है जी, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके साथ लिख लेने 3 सिग्निफिकेंट, हाँ यस 3 सिग्निफिकेंट, 3SF 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हैं, ठीक है। अब क्या इसका क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब है कि हमने जो पॉइंट है उससे पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने, 1 2 3 ये वाला लिखना था, तो इस वाले को मैंने ड्रॉप करना था, ठीक है। जिसको मैंने ड्रॉप करना है उसको देखा वो कौन सा है, वो अपर फैमिली से या लोअर फैमिली। अपर फैमिली वो होती है 5 6 7 8 9, ये जो 5 डिजिट है इन्हें अपर फैमिली कहा जाता है। अगर जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है अपर फैमिली से हो, तो जो इससे पहले वाला होता है ना, उससे एक डिजिट पहले होता है, उसमें +1 कर दिया जाता है, इसलिए +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, इसको ड्रॉप किया तो 0। तो कितने 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, जो लास्ट 0 होता है इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। तो अब मैंने लिख लिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। अगर आप ये आंसर लिखते हैं तब भी ठीक है। ये आपकी बुक के पेज किस पेज, एग्जाम्पल है इनफैक्ट उससे ये क्वेश्चन पिक किया गया। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास जो बुक है ना, ये चैप्टर भी आपके पास
ये आपकी बुक के पेज नंबर 176 पे जो वर्क एग्जाम्पल 5 है, ये क्वेश्चन उसमें से दिया गया है और उसमें इसने 1450 ही लिखा हुआ था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से आंसर लिखा। तो यूँ हमारे पास जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब कह रहे हैं कि कोनिकल फनल, यानी कह रहे हैं कि इस तरह की एक फनल है ऑफ डायामीटर, जिसका ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक जो कंप्लीट डायामीटर है ना, वो कितना है 23.2 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका 23 है, जबकि एंड डेप्थ उसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर हाइट कितनी है 42 सेंटीमीटर, यानी कि कोनिकल फनल है जिसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 23.2 है, जबकि उसकी हाइट जो है वो 42 मीटर है। कंटेन वाटर फिल्ड टू द ब्रिम, कि भाई ये बिल्कुल यहाँ तक किनारे तक ना बिल्कुल सारी जो है वो वाटर से क्या हुई है, फिल की हुई है। अब क्या है, आगे कह रहा है कि द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर 16.2 सेंटीमीटर, कि एक और सिलेंडर है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल टिन है, ये सारा लिक्विड यानी कि इसके अंदर क्या कर दिए गए, डाल दिए गए, इसको फिल कर दिए गए, यानी कि इसका सारा जो लिक्विड है, वाटर है, वो इसके अंदर डाल दिए गए। अब वो कह रहा है कि बताएं इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल वाटर, कह रहे हैं कि ये सारे का सारा जो लिक्विड है इसके अंदर अगर आ जाता है तो बताएं कि फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट, कि ये बताएं कि अगर ये सारा लिक्विड इसके अंदर आ जाता है तो लिक्विड का यानी कि कितना लेवल आएगा, उसकी जो हाइट होगी यहाँ से यानी कि इधर तक जो हाइट है वो हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात ये हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो कोनिकल फनल है उसका वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जितना लिक्विड इसके अंदर है उतना ही लिक्विड इसमें आएगा। सिर्फ फर्क ये है कि इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है ना, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है और डायमीटर में फर्क है, अदरवाइज जितना लिक्विड इधर है इतना लिक्विड इधर है, तो वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, उस हिसाब से सेम ही होगा। इसलिए इन दोनों को वॉल्यूम निकालने का तरीका वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन हम करेंगे। तो अब देखिए इसका सबसे हमारे पास आसान हल ये है कि हम क्या करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्या कर रही है कि जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कोनिकल फनल वो कितना है, होगा 23.2, क्योंकि ये क्या है इसका डायामीटर है, तो डायामीटर को 2 पे डिवाइड किया तो R1 हम इसे कहेंगे जो कि 11.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ यूनिट लिख लो सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टिन जो है ना, उसका जो डायमीटर है देख सकते हैं कितने 16.2 है, तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास रेडियस आ जाएगा, जिसे हम R2 कहेंगे 8.1 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि जो कोनिकल फनल है उसका जो जितना भी वाटर था वो सिलेंड्रिकल टिन के अंदर आ गया, तो इसलिए हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल है यानी कि वो उसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे R1 इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दो रेडियस है ना, इसलिए R1 और R2 मैंने लिखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन जो है उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इस आर जो है यहाँ पे R2 कंसीडर होगा। अब हमने क्या करना है कि एक तो बहुत आसान हल है कि इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर दो, तो आपके पास कितना बच जाएगा 1/3 आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.6 आ जाएगा, ठीक है जी 11.6 आ जाएगा, वो हमने इधर लिख देना है और इसके वैल्यू के ऊपर क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है, ठीक है जी। उसके बाद जो हाइट है, हाइट हमारे पास कितनी है 42, ये क्या है कोनिकल फनल, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इसकी जो हाइट है वो 42 है, बल्कि उसने हमें यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, वो 42 यानी डेप्थ से मुराद हाइट है, वो कितनी है 42 आ गया, ठीक है जी। फिर इज इक्वल टू R2, R2 क्या है 8.1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी H इसी तरह। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल सा इसका फार्मूला है, हमने क्या करना है 11 पॉइंट जो क्या है जी 11.6 देख सकते हैं, क्योंकि 11.6 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 11.6 मल्टीप्लाई बाय 11.6, जो आंसर आया उसको फिर मल्टीप्लाई करो किससे 42 से, जो 42 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड करा दो किससे के साथ, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 3 कर दो। तो जब डिवाइड करोगे 3 से तो ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आ गई 1883.84, और इधर देखिए आपने क्या किया जी 8.1 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है 8.1 इंटू 8.1,
तो ये आ जाएगा जी 65.61 और 7h। हमें h चाहिए तो ये वैल्यू इसके नीचे आके डिवाइड करा दो। 1883.84 डिवाइडेड बाय 65.61 इज इक्वल टू h। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो 1883.84 है, 1883.84 को डिवाइड करा देना है किससे, 65.61 से। तो ये हमारे पास आ गया जी 28.7 इज इक्वल टू एच। तो जो हमारे पास जो हाइट ऑफ कोन है जी, हाइट ऑफ उसने कोन कहा था, क्या देखा था, हाइट फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल है। तो लीस्ट पॉसिबल नए सिरे से लिख लेता हूँ, लीस्ट पॉसिबल हाइट इज इक्वल टू 28.7 सेंटीमीटर। ये था जी फाइनल हमारा रिजल्ट। तो हमने इसको फाइंड कर लिया। इसको मैं पूरा क्वेश्चन ऐसे देख, वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें। उसमें क्या है, कह रहा है कि ए बी जो है 9 है, बी सी क्या है 6 सेंटीमीटर की, और एक एंगल उसने हमें दे दिया 115। अब देखिए पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं। कि जैसे अगर मैं वैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि ये देखें मेरे पास अगर ये दो ऐसे मैं पैरेललोग्राम बना लूँ, ए बी सी डी, तो ये मेरे पास जो ए बी है वो सी डी की इक्वल होगी, क्योंकि आप आपस में पैरेलल भी हैं और अपोजिट भी हैं। इसी तरह जो बी सी है और ए डी है ये आपस में इक्वल होंगी, क्यों, ये आपस में पैरेलल हैं और दे आर इक्वल इन लेंथ। और इसका जो हमारे पास बनेगी, इसका एंगल उसने यहाँ दे दिया 115। तो इस तरह की बनेगी। चले हम इसको पहले पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हमने एक तो वो कह रहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ डायगोनल, और बाकी जो काम है मैं आपको साथ साथ जैसे करता जाऊँगा तो वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये देखिए जी, एक आपने क्या करना है 0 पे लगा लेना है डॉट, और एक लगा लेना है 9 पर। तो और इन दोनों डॉट को आपस में आपने ज्वाइन कर लेना है। और ये लाइन क्या है जी, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये बी है, और कितना है जी 9 सेंटीमीटर का। बाय यूजिंग रूलर, ये देखें जी पहला पॉइंट, बाय यूजिंग अ रूलर ड्रा ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये क्या है 9 है, 9 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो है पॉइंट आपने ए करने को, उसने हमें खुद बता दिया कि जो एंगल बी है वो 115 का। तो हमने क्या लिखा, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 115 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर एट बी, मार्क ऑफ एन एंगल ऑफ 115 डिग्री एंड ड्रा अ लाइन बी के सच दैट ए बी के इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब देखें जी हम बी पर ये स्टेप ऑफ 2 था कंस्ट्रक्शन का, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब देखें ये जो लाइन है मेरे पास, इसको मैं इस लाइन की नहीं, इस वाली लाइन को मैं इस लाइन पर रखूँगा। ये जो क्रॉस है यूँ, इसको मैं इस डॉट के ऊपर रखूँगा, और बी पर मैं 115 का एंगल बनाऊँगा, क्योंकि उसने मुझे खुद दे दिया है। आप बुक सामने रखें, वहाँ पर उसने बताया हुआ है कि जो एंगल है ए बी के ए बी सी वो 115 है। ये देखिए जी 100 है, ये 110 है, तो 100 और 110 एंड 120, 110 और 120 के दरमियान में ये जो लाइन है ये 115 की लाइन है। ये एक डॉट लगा लिया, और अब हम इसको एक लाइन ड्रा कर लेते हैं बी के, जिसको हम क्या कहेंगे बी, सॉरी ये बी तो है ना, ये वाला के है, इसको क्या कहेंगे के, पेन से लिख लेता हूँ, ये वाला क्या है जी के लाइन है। तो बी के हमारे पास आ गया जी 115 का, 115 ये एंगल बन गया हमारे पास 115 का। अब अगला जो पॉइंट है वो बी सी है, और वो 6 सेंटीमीटर उसने दे दिया। अपनी बुक पे अगर देखें तो बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ मैंने पॉइंट लिखा, सिंस सी इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, कि जो सी है वो बी से 6 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए विद बी एज सेंटर, यानी बी को हमने सेंटर रखना है, यानी जो हमारा कंपास होता है उसकी सुई हमने बी पर रखनी है सेंटर, एंड 6 सेंटीमीटर एज रेडियस, और जो कंपास है वो कितना खोलना है 6 सेंटीमीटर का, और आर्क लगानी है, ड्रा एन आर्क टू कट बी के एट सी, के जो बी के को सी पर कट करेगा। कैसे, हम क्या करते हैं जी, एक 6 सेंटीमीटर की
लाइन ड्रा करने हैं उससे पहले हम क्या करेंगे कि आर्क लगाने के लिए हमें 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलना पड़ेगा। ये देखिए बी के को जिस पॉइंट पर कट किया वो हमारा क्या है जी, सी है, और कितना है जी, 6 सेंटीमीटर है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको वैसे रफ सी डायग्राम बना के बताया कि क्योंकि पैरेललोग्राम होती है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल। अब देखें ये जो है अगर ए बी हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर, तो इधर कहीं एक पॉइंट बनेगा डी जिसे कहेंगे, जो ए से 6 सेंटीमीटर दूर होगा और सी से 9 सेंटीमीटर दूर होगा। तो अब हमें दो आर्क लगाने हैं। एक आर्क लगाना है सी ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे जिसे आर्क 1 कहेंगे, फिर सी को सेंटर मानते हुए एक आर्क 2 लगाएंगे, जो दोनों जिस जगह कट करेंगे दैट इज द पॉइंट डी। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी है। अब सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए डी बी सी दोनों 6 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, कि बी सी और ए डी यहाँ से जो डी पॉइंट बनेगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। विद ए एज सेंटर एंड 6 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रा आर्क 1, के ए को हमने सेंटर रखना है और 6 सेंटीमीटर का, देखें जी ये देखें 6 सेंटीमीटर का खुला हुआ है हमारे पास, तो बस अब देखो एक आर्क 1 हमने लगाया, ए को सेंटर मानते हुए इसको आर्क 1 बेशक कह दें। फिर इस तरह सिमिलरली सी डी एंड बी ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, कि ये देखें जो बी ए या ए बी और सी डी जो होगा वो अपोजिट साइड है और वो पैरेलल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, और वो दोनों क्या है 9 सेंटीमीटर की हैं, इसलिए विद सी एज सेंटर एंड 9 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रा आर्क 2 टू कट आर्क 1 एट डी, कि आपने क्या करना है सी को सेंटर मानना है, और क्योंकि ये जितने आप इसको इस तरह भी खोल सकते हैं, ये देखें इस पर रखकर, ये देखें बी सी। अब क्या है कि 9 सेंटीमीटर में क्योंकि 9 सेंटीमीटर के लिखी हुई तो आप स्केल से भी खोल सकते हैं, मैंने इधर से खोल लिया। अब देखिए सी को सेंटर मानना है और पहले वाले एक आर्क लगाना है, जो पहले आर्क 2 है, ये वाला आर्क 2 है, जो पहले वाले आर्क को जिस जगह काटेगा दैट इज द पॉइंट डी। उसके बाद क्या करना है जी, सिंपल ज्वाइन कर देना है, किसको, ए को डी से ज्वाइन करना है, ये देखें ए को डी से ज्वाइन कर देना है, और सी को भी डी को भी आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब ये देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई। ये तो सिर्फ पैरेललोग्राम के बनाने की बारी थी। ये देखे ज्वाइन ए डी एंड सी डी हमने यहाँ तक आ लिया, ज्वाइन डी बी बाय यूजिंग अ डॉटेड लाइन। अब डी और बी को हमने डॉटेड लाइन से, डी और बी को डॉटेड लाइन से क्या कर लें जी, ज्वाइन कर लें, और फिर मैं बताता हूँ कि करना क्या है। अब देखें ना डी और बी ये हमारे पास है, अब इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दें, और इसकी लेंथ भी जो है आप चेक कर सकते हैं, लेंथ ऑफ जो बी डी है जो कि एक डायगोनल है वो आप चेक करें तो ये देखें ये 8.4 क्या है, 8 ये 0 पे है और इधर 8.4, तो जो इसकी लेंथ है 8.4, मैं लिख देता हूँ जो लेंथ ऑफ जो डायगोनल जो उसने पहले हमसे पूछा हुआ था, बी डी इज इक्वल टू कितनी है जी, 8.4 सेंटीमीटर अभी हमने निकाली। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो लेंथ ऑफ डी बी थी ये 4 सेंटीमीटर हमने निकाल ली, पहली फाइंडिंग। दूसरा हमने क्या करना है कि उसने हमें ये कहा, मैं दोबारा बुक से आपको बता देता हूँ। अब देखें ये मेरे पास बुक है, अब इसमें देखो क्या है, कह रहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, वो हमने बता दिया ऐसा। अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी सच दैट इट कट सी डी, के परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है जो सी डी को कट करे। यहां तक आप देखें, फिर आगे नेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो सी डी को कट करे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि परपेंडिकुलर ड्रा में करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता देता हूं कि लिखना है कैसे। देखें, विद बी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी ड्रा आर्क 1 अबव
ए बी एंड आर्क 2 बिलो ए बी, कि अब हमने ये करना है कि वो ये पॉइंट का कि हाफ से ज़्यादा ए, यानी कि आपने जो ए बी को हाफ से ज़्यादा, देखो आधे से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया हुआ है, और एक आर्क लगाना है, आर्क 1 अबव ए बी एंड बिलो ए बी, दूसरा मैंने क्या लगा देना है, बिलो ए बी लगा दिया। फिर इसी तरह आप अगला देखेंगे कि विद बी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ए बी, अच्छा ये हो गया ये वाला। सिमिलरली विद ए एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ सेम एज द प्रीवियस स्टेप, मतलब जितना मैंने आधे से ज़्यादा, ये देखो खोला हुआ है, ये मैंने आर्क लगाए हैं ऐसे, मैंने इसको सेम एज द प्रीवियस, मतलब वो जो पहले वाला जितना ओपन हुआ और रेडियस वही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। स्टेप ड्रा आर्क 3 टू कट आर्क 1 एट x एंड ड्रा आर्क 4 टू कट आर्क 2 एट y, कि आपने क्या करना है कि बी पर रख ए को सेंटर पे रखना है और आपने एक आर्क करना है जो आर्क 1 को, ये आर्क 1 था और ये आर्क 3 ने आर्क 1 को काटा, और ये जो आर्क 2 था अब इस आर्क को आर्क 4 जो है काटेगा। जिस जगह आर्क 3 और 1 ने एक दूसरे को काटा दैट इज द पॉइंट x, एंड जिस जगह ये काटा दैट इज द पॉइंट y। नाउ ज्वाइन x एंड y, हमने x और y को क्या करना है, ज्वाइन करना है, लेकिन ऐसे क्या करना है, ज्वाइन करना है ताकि वो क्या करे, देख सी डी को कट करे। देखो सी डी को इसने जिस जगह कह रहा है, जिस जगह कट करा है ना वो पॉइंट टी है, तो हमने क्या करना है, ए टी की लेंथ यानी ए से टी तक लेंथ मेजर करनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको भी पहले ना डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको सब पढ़ के बता के और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। थोड़ा सा ताकि बिल्कुल ये देखो हमने क्या किया, ए और टी को ज्वाइन कर दिया। अब हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है, लेकिन मैं बुक से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कह रहा है ए बी दैट कट सी डी, जो सी डी को कट करता है, बिल्कुल सी डी को कट कर दिया। फिर कहता है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए टी, ए से टी तक राइट मेजर करें इसकी लेंथ को, सच दैट कह रहा है इस तरह, जो टी इज द पॉइंट, कह रहे टी वो पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए ऑफ ए बी, कि टी वो पॉइंट है जहां पर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने सी डी को कट किया, यानी कि जो टी वो पॉइंट है जो ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसने जिस ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन ने सी डी को जिस पॉइंट पर कट किया है दैट इज द पॉइंट टी, वो ये कह रहा है। तो अब हम आपको देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में बता दूं, कट हो गया, ज्वाइन एक्स और वाई को टू टेन परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ ए बी दैट कट ए सी डी एट टी, ज्वाइन टी ए और टी और ए को ज्वाइन कर देना है, ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर जो पैरेललोग्राम। तो इस तरह है, ये देखें मैं आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आप बेशक इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नीचे वाला भी एक दफ़ा फिर आपको दिखाऊँ। यूँ ही नहीं कि मैं आगे ये आपके पास आ गए। इस तरह पूरे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं मेजर करते हैं, जो सेकंड फाइंडिंग है हमारी लेंथ ऑफ 80। तो लेंथ ऑफ 80 हमने करना है जी। अब देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो लाइन है और ये जो पॉइंट है बिल्कुल 7 के बाद पहली लाइन जो है 7.1 जो टी है, यानी इधर देखें ये 0 पे है और इस साइड पे 7 के बाद किधर कहाँ पर है, पहली लाइन पे है। तो इसलिए हमारे पास जो लेंथ ऑफ 80 है, दूसरी सेकेंड वाली फाइंडिंग लेंथ ऑफ कौन सा जी 80 इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4 और 5 के बाद अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, उसकी स्टेटमेंट में पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन द टेस्ट बाय 88 स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि एक जो 88 स्टूडेंट हैं उनके क्या हुए टेस्ट लिए गए, उन जो वो जो टेस्ट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। जो टेबल है वो उसने दे दिया है, तो टेबल उसने क्या दिया हुआ था कि एक ये चीज़ और ये सिर्फ 2 उसने कॉलम दे दिए थे।
बाकी ये जो 1 2 3 4 जो नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाए हैं, ये इसलिए बनाए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब देखिए मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, मुझे लगा रहा हूँ समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इससे पहले एक जो सेक्शन बी का लास्ट पार्ट था, उसमें मैंने दोनों में जो फार्मूला यूज़ किए थे, आप वो भी देख सकते हैं कि वो कब यानी कि वो सिंपल एक अनग्रुप डेटा था उसमें लिए थे, लेकिन उस डिस्कशन में हम नहीं जाते। सिंपल सी बात है, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, सब डेफिनेटली वही स्टेप आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहले देखें, मुझे ना एक्स बार चाहिए, यानी कि मीन चाहिए। तो मीन के लिए मुझे एफ एक्स चाहिए होगा, और उसके लिए समेशन एफ तो इन सारी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करोगे तो आपके पास समेशन एफ तो आ जाएगा। ये नीचे वाला समेशन एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए। एफ तो मेरे पास है, एक्स है ही नहीं। जब मेरे पास इधर एक्स आ जाएगा, एफ और एक्स को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सारे नंबर यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा, और समेशन एफ हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मीन यहाँ पे आ जाएगा, जिसका स्क्वायर मुझे लेटर ऑन लेना है। उसके साथ इधर अगेन समेशन एफ है, समेशन एफ हमारे पास है। मुझे क्या चीज, एफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, यानी मुझे प्रोडक्ट चाहिए किसका, एफ के साथ जो एक्स स्क्वायर है, यानी एफ और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन सारे कॉलम को मैं फिल करूंगा तो इन सारों का जो रिजल्ट आएगा, इन सारी वैल्यू को ऐड करूंगा तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल अभी देखें मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। समेशन एफ तो दोनों में कॉमन है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए हमें ये तो चीज चाहिए नहीं। मुझे तीन चीजें चाहिए। एक मुझे चाहिए मीन, और मीन के लिए मुझे एफ एक्स का क्या चाहिए, प्रोडक्ट का जो सम है वो चाहिए। दूसरा जो है मुझे जो एफ एक्स स्क्वायर है, यानी एफ और एक्स स्क्वायर है, इनका प्रोडक्ट जो होगा उसका मुझे सम चाहिए। तो एक्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमने ये समझ लिया। देखिए एक्स को निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। वो क्या होता है कि ये जो दो वैल्यू होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। यानी जीरो में आपने क्या ऐड करना है, 10 और 2 पे डिवाइड करना है। तो देखो 0 प्लस 10 10 ही होता है, 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। ये देख सकते हैं मेरे पास 5 आ गया, जो कि एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो x की वैल्यू आपकी आई है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास x की वैल्यू जो है उसका जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 25। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि जो आपके पास x स्क्वायर आया है, उसको f से मल्टीप्लाई कराओ। तो f मेरे पास देखें क्या है जी, 6 है। एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना है जी, 25 आए। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 150 आ जाता है। तो एफ एक्स स्क्वायर वाला कॉलम है। फिर कहते हैं जो एफ और एक्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये रहा एफ और ये रहा एक्स। तो एफ की वैल्यू क्या है जी, 6 है, और एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्या है, 5 है। इनको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 6 5 सर क्या हो जाएगा, 30। अब आप देखें कि मैंने पहला का जो रो है उसे कैसे फिल किया। सारी रो 1 बाय 1 इसी मेथड को फॉलो करते हुए आएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, x निकला। उस x का अगले वाले में स्क्वायर लेना था, मैंने इसी x का स्क्वायर लिया। फिर उसमें अगला क्या करना था, जो x स्क्वायर आया था उसको मैंने f से मल्टीप्लाई कराना था। तो इसलिए मेरे पास f की वैल्यू क्या है, 6 है, और x स्क्वायर की वैल्यू 25 है। इनको मल्टीप्लाई किया 150। उससे अगले वाले में f और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये f और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 30। तो ये मेरा जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट होगी 1 बाय 1। इसी से हिसाब से मैंने बाकियों को भी मल्टीप्लाई कराना है। तो चले हम देखते हैं आगे। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये 30 हो जाएगा। 30 का हाफ जो है 15 हो जाएगा। फिर देखें जी 20 में मैं 30 ऐड करूंगा जो कि 50 होता है, और 50 का हाफ क्या आता है, 25 होता है। फिर अगेन मेरे पास देखिए 30 है, यानी 30 और 40 को मैं ऐड कर दूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 35 आ जाएगा। क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये 70 हो जाएगा। 30 और 40 70 डिवाइड बाई 2 कितना होता है जी, 35। थोड़ा नीट करके लिख देते हैं। फिर 40 और 50 ये 90 हो जाएगा। 40 में 50 आपने ऐड कर देने और 2 पे डिवाइड कर देने, तो पीछे कितना आ जाएगा जी, 45 आ जाएगा। इधर देखें ये सारी जो एक्स एन का स्क्वायर, इधर आपने क्या लेना है जी, 15 का स्क्वायर लेना है, जो कि 225 25 का स्क्वायर, 625 35 का स्क्वायर, एंड देन वी हैव 45 स्क्वायर। 35 का स्क्वायर हम ले लेते हैं जी, 1225 and 45 into 45 2045 2025। अब हमने क्या करना है कि x इनको मल्टीप्लाई कराना है। f कितने हैं जी, मेरे पास 16 है, और ये क्या है जी, 2 2
5 है और F25 है और 625 है और F25 है और 1225 है, ये 17 है और ये क्या है जी 25 है। इन सारों को वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आया जी 625 16 225 3600 आ गई। और इससे नीचे वाला हमारे पास 1500 आ जाएगा जी, सॉरी 15,000 आएगा। और उससे अगला जो है 1225 को 25 से मल्टीप्लाई किया 30,625 आ गया, 30,625 34 425। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना F और X है, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया और फिर 16 15, देखिए जी 16 को थोड़ा नीट करके लेके 16 और 15 मल्टीप्लाई होगा, 16 एंड 15 24 25 होगा जी, 24 और 25 होगा, 24 25 35 हो जाएगा, 25 और 35 17 45। इनके आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, पहला 30 है 240 आ गया जी, 600 875 765 और इनका सम आ गया जी 2510। और इसका भी सम मैंने निकाला हुआ था, समेशन एफ एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स स्क्वायर जो है ना 83,800 83। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से मैंने पहले रो में आपको समझाया कि मैंने कैसे जो है सारा रो को फिल किया, उसी हिसाब से बिल्कुल सेम तरीके से मैंने यहाँ नीचे वाले को भी रो को फिल करके मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, समेशन एफ एक्स स्क्वायर, तो ये एफ एक्स स्क्वायर की ये सारी वैल्यू जो इक्वल के बाद आई हैं, इन सारी वैल्यू को इक्वल के बाद की जो है 1 बाय 1 ऐड किया 83,800 आ गए। दूसरा मुझे एफ एक्स का भी सम चाहिए, तो इसलिए ये इक्वल के बाद की जितनी वैल्यू है इन सारों को मैंने ऐड किया 2510 आ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले निकालता हूँ जी, इसका यहाँ सोल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं, जो मीन है ना वो निकालते हैं, समेशन एफ एक्स अवर समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स मेरे पास आ गया जी, समेशन एफ एक्स 2510 आ गया, जबकि ये नीचे 88 आ गया। तो यूँ मेरे पास जो मीन है जब इनको मैंने डिवाइड किया जी 2510 88 28.52 आ गया, 28.52 दैट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है जी, ये देखें हमारे पास ये पहला काम हमने कर लिया। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर इधर वैल्यू पुट करनी थी। अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर जी, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस जो ये मैंने मीन निकाला है उसका स्क्वायर। समेशन एफ एक्स स्क्वायर मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये देख सकते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर 83,800 है। तो ये लिखा जी मैंने 83,800 डिवाइडेड बाय 88, क्योंकि समेशन एफ की वैल्यू ये देख सकते हैं 88 है। आगे माइनस मेरे पास 2852 है, 28.52, लेकिन इसका स्क्वायर है तो मुझे यहाँ स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आपने ऐसे। अब आपने क्या करना है, 83,800 को 88 पे डिवाइड जब हम करते हैं, 83,800 डिवाइड बाय 88, तो 952 क्या आ रहा है जी, 952.28 आ रहा है। उसमें से हमने आगे जो वैल्यू आ रही है इसकी 28 वाले की 138.8896 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करा लेता हूँ, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कराएं। जब इन दोनों की हमारे पास, नहीं सॉरी ये वैल्यू गलत आ गई है, ये वैल्यू मैंने हमारे पास आ गई, ये आता है जी 813.3904।
3904 और इन दोनों का को जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो ये आता है जी 138.8896। फिर इसी का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 11.785 आ रहा है, 785, यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह आ रहे। तो यूँ फाइनल हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 11.79 आप लिख सकते हैं, यानी कि 79 भी लिख सकते हैं, या स्टैंडर्ड डेविएशन को आप लिख सकते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, या चले ऐसे लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू 11.8 इसके साथ APPROX इसके साथ भी लिख सकते हैं APPROX, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया ना, यानी कि इसको वैल्यू को 8 इसलिए बना दिया क्योंकि 7 के बाद 9 था, दैट इज 79 इज वेरी क्लोज टू 80 यानी 0.8, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया ये। तो यूँ हमारे पास जो आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 11.8, इसके साथ लिखते हैं जी MAR के मार्क्स और इधर लिखना है जी अप्रॉक्स, कि ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ये नॉट 100% नहीं है। तो यूँ हमारे पास जो स्टूडेंट हो गया जी ये पेपर कंप्लीट, इसके सारे पार्ट उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर आइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।